नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी में। मैं हूं कुंदन कुमार, आपका हिस्ट्री मेंटर। अभी तक हिस्ट्री में एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, 27 मई तक के पेपर हो गए हैं। आगे 28 मई से लेकर 3 जून तक जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, इस टॉपिक को लेकर हम आप सभी लोगों के बीच में उपलब्ध हैं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर अभी तक आपका हिस्ट्री डोमेन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब तो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो टॉपिक हम बताएंगे उसको ज़रूर करके आपको एग्ज़ाम में जाना है ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, जब आपको मालवीय एकेडमी का जो बुकलेट मिला है उस बुकलेट को आप खोलेंगे तो सबसे पहले आरंभ से शुरुआत होती है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कही जाती है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको देख लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे निर्वाह के तरीके, जैसे बाजरे के दाने कहाँ से पाए गए, इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है बाजरे के दाने के बारे में। तो कहा जाता है कि बाजरे के दाने जो पाए गए हैं यह कहाँ से पाया गया है, गुजरात से पाया गया है। ठीक है, बाजरे के दाने पाए गए हैं। इसके अलावे जो है चावल के भी दाने पाए गए हैं, लेकिन चावल के दाने कम पाए गए हैं। इसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी से अभी तक भर भर के क्वेश्चन पूछा है। क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है, याद रखना है। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछता है नहरों के अवशेष जो सुरतुधई से पाया गया है, इसके बारे में पूछता है। फिर यहाँ से पूछा जाता है कि एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने का अवशेष कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो ये टॉपिक जो आपका है कृषि प्रौद्योगिकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक छाप के यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आने वाले समय में भी छापेगा, इसलिए इसको तो करके ही जाना आप अपने एग्जाम में। फिर आप देखोगे सोशल डिफरेंसेस को ट्रेस करने के लिए जिसका अध्ययन इतिहासकारों के द्वारा किया जाता था, इसमें लोगों मतलब समाधानों का अध्ययन पहला था और दूसरा था विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। तो विलासिता की वस्तुओं के अध्ययन में फायांस का उल्लेख आता है, सुगंधित पदार्थ था, छोटे पात्र में इसको रखा जाता था, तो इसको हमको देख कर जाना है। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, चनहूदरों के बारे में कहा जाता है। चनहूदरों एक ऐसा इलाका था जो पूरे तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले क्षेत्र में लगा हुआ था, तो इसको अच्छे से देख लेना है। शिल्प उत्पादन में कौन कौन से काम थे, मन के बनाना, शंख बनाना, इन तमाम चीज़ों को देख लेना है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सुदूर देशों के साथ संबंध था, इनका जो व्यापार होता था लैंड रूट्स के माध्यम से होता था और जो आपके रिवर रूट्स है इसके माध्यम से भी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से संबंध जिसमें हाजा पक्षी का उल्लेख आता है। ओमान के बारे में बातचीत होती है कि ओमान में जो तांबा पाया गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा में जो तांबा पाया गया, दोनों में निकल का अंश पाया गया है, इसको देख लेना है। और इसकी लिपि को देख लेना है। लिपि से एक क्वेश्चन अभी तक आ चुका है कि इसके जो सबसे लंबे अभिलेख है उसमें कितने सिंबल का प्रयोग हुआ है, 26 सिंबल का प्रयोग हुआ है। इसके अलावे हम हर एक टॉपिक के लिए आपको यह सजेस्ट करेंगे कि काल रेखा तो पढ़ के ही जाना, क्योंकि काल रेखा से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप इतने टॉपिक को कम से कम कवर अप कर लोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रैश कोर्स का बुकलेट है उसको एक नज़र अच्छे तरीके से लास्ट में देख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन आया है। जेम्स प्रिंसेप और पियादसी, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला, ये क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बार पूछ लिया गया, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको ध्यान में रखना और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पूछ लिया गया आगे नहीं आएगा, आगे भी वह आएगा। 16 महाजनपद अभी तक नहीं पूछा है। 16 महाजनपद में सबसे जो महत्वपूर्ण था वह कौन था, मगध था। 16 महाजनपद में मगध को विशेष रूप से देख कर जाना। ओलिगार्की जो होता है यह अमीर लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो धनवान होते हैं और जिनके हाथ में पावर होती है। ठीक है, तो ओलिगार्की के मतलब को देखकर जाना है। 16 महाजनपद में पहला मगध था, पढ़ के जाइएगा।
ठीक है। मौर्य साम्राज्य को देखिएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से भी भर भर के क्वेश्चन आया है। और जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया था, इसको देख लेना है। और अर्थशास्त्र लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, इसको भी देख लेना है। ये दोनों के दोनों टॉपिक इसके अंदर आपके कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखना है। प्रयाग प्रशस्ति किसके प्रशंसा में लिखा गया था? समुद्रगुप्त के प्रशंसा में लिखा गया था। इसके लेखक का नाम पूछेगा तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया। अगर पूछेगा हरिसेन किसके दरबार में थे तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इतना करके जाइए, काम आपका हो जाएगा। सुदर्शन झील आपको सोर्स के रूप में पढ़ना है, स्रोत में पढ़ना है, इसको पढ़ लेना। अभी तक नहीं पूछा है, आगे पूछेगा। ग्रामीण समाज में की जो भिन्नताएं थे, जिसमें गहपति, बिल्लालार और अनिमई है, तो आपको बस गहपति, बिल्लालार और अनिमई का मतलब समझ लेना है। इसके अलावा ज़्यादा इसमें बुद्धि नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। बड़े जमींदार बिल्लालार थे, जमींदार और घर के गृहपति गहपति थे, और दासों को अनिमई नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये मिलान करने वाले में आता है, तो इसको देख लेना है। भूमि दान जो है वो प्रभावती गुप्ता के द्वारा किया जाता है, अभी तक नहीं आया है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे आएगा। भूमि दान का उल्लेख गुप्ता एम्पायर में मिलता है, प्रभावती गुप्त के द्वारा दंगून गांव दान में दिया जाता है। जिस आदमी को दान में दिया जाता है उसका नाम चनाल स्वामी है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तीसरे टॉपिक की बात करें तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से अभी तक तो कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को वीएस सुकथांकर के द्वारा 47 साल में पूरा किया गया था, इस बात को याद रखना, ठीक है। विवाह के प्रकार को देख लेना, अभी तक यहाँ से बहुपत्नी प्रथा करके आया है, तो अंतर विवाह होता है, बरही विवाह होता है, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, तो इन सब चीज़ों को देख लेना है। उचित जीविका की बात करें तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए जीविका के क्या साधन थे, क्षत्रियों के जीविका के क्या साधन थे, वैश्य के जीविका के साधन क्या थे, शूद्र के जीविका के साधन क्या थे, इसको देख लेना है। और अक्षत्रिय राजा का उल्लेख आता है, कहा जाता है कि मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही बनेगा, तो इसमें अक्षत्रिय राजा में शक को आपको पढ़ना है और मौर्यन के बारे में पढ़ना है कि मौर्यन को लेकर क्या कन्फ्लिक्ट है बौद्धा टेक्स्ट में और हिंदू वाले जो टेक्स्ट है उसमें। फिर आपको मंदसौर अभिलेख पढ़ के ही जाना है, जिसमें ब्राह्मण वणिक की स्थिति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और वणिकों की स्थिति मृच्छमटिकम कटिकम नामक जो पुस्तक है जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया, ये सब इसी टॉपिक में आपके आ जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो इन सबको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। और लास्ट में काल रेखा तो आपको अपने से ऐड कर लेना है, हर एक टॉपिक में पूछना है, लेकिन जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा काल रेखा से आया है उसको अलग से हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। चौथा चैप्टर है थिंकर्स बिलीव बिल्डिंग। इसमें सांची की एक झलक, जिसमें जो सांची के बारे में जो हल्का फुल्का बताया जाता है कि उस पर जो किताब लिखा गया है वह सुल्तान जहां को समर्पित किया गया है, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आए भी हैं, आगे भी आएंगे। यज्ञ और विवाद आप देखेंगे तो चीन में खुंगसी था, ईरान में जरथुस था, ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे वह भारत में थे। इन सब को मिलान करने वाले फॉर्म में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आने वाले समय में मिलेगा। अभी तक अनटचेबल्स रहा है, नहीं पूछा है यहाँ से कोई क्वेश्चन, लेकिन आने वाले समय में पक्का यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो इसको आप देख करके जाना। बौद्ध ग्रंथ कैसे तैयार किए जाते हैं, खूब भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इग्नोर करोगे तो फिर आप नुकसान में जा सकते हो। विनय पीटक, सुत्त पीटक, अधिगम पीटक, तीनों के मतलब जान लेना कि तीनों किसके किसके लिए यूज होता था। विनय पीटक की बात करें तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों के नियम कानून का वर्णन था। सुत्त पीटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख आता है, और बौद्ध धर्म के जो दर्शन है वो अधिगम पीटक में देखने को मिलता है। नियतिवादी, नियत ने सब कुछ तय कर रखा है,
मक्खलीपुत्र गोशाल इसके बहुत बड़े समर्थक थे और भौतिकवादी अजीत केशकम्बली इसके प्रवर्तक थे। ये दोनों टॉपिक अभी तक अनटचेबल्स रहा है। आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैन धर्म से कम क्वेश्चन आया है, तो जैन धर्म के विस्तार को देख लेना है, महावीर वगैरह के बारे में। बौद्ध फिलॉसफी देख लेना है, यह विश्व अनित्य है, कंटिन्यूअसली चेंजेज आ रहे हैं, ये सब बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन पढ़ना है। बुद्ध के अनुयायी, आपको आनंद के बारे में पढ़ना है कि इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसके कहने पर दिया था, तो आनंद यहाँ से आपके आ जाते हैं। उपासना के प्रतीक को आप देख लेना है कि जो आपके वर्शिप सिंबल ऑफ वर्शिप है, जैसे महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है, महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, ये सब यहाँ पर आपको पढ़ना है। स्तूपाज के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद पौराणिक हिंदू धर्म के उदय में वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, लास्ट में यह आपको मिलेगा। यहाँ से भी अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, आने वाले समय में पूछने की संभावना है, तो इसको भी हमको देख लेना है। यात्रियों के नज़रिए से बात करें तो इसमें सबसे फेवरेट 3 ये व्यक्तियों के वृतांत बस शुरू में पढ़ लेना, काम हो जाएगा। बार बार अल-बिरूनी, इब्ने बतूता, फ्रांसवा बर्नियर फेवरेट हो गए हैं इन लोगों का, तो इसको आप देख के जाना, ठीक है ना। अल-बिरूनी ने जो किताब लिखा किताबुल हिंद, इसको भी ध्यान में रखना है। इब्ने बतूता के रिहला को ध्यान में रखना है, ठीक है, और फ्रांसवा बर्नियर को पढ़ के जाना है। नारियल और पान के बारे में इब्ने बतूता बताता है, ठीक है, ये 2 अद्भुत वानस्पतिक उपज थे जिसके बारे में यह बताता है। फिर बाजार में संगीत की बात करें तो ताराबाद एक बाजार था जिसके बारे में बातचीत होती है, तो यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आने वाले समय में छपेगा, ध्यान रखना इसको। फिर आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखेंगे तो संचार की जो अनूठी प्रणाली थी जिसमें अश्व डाक व्यवस्था का उल्लेख आता है और पैदल डाक व्यवस्था का जो उल्लेख आता है, जिसके बारे में अल-बिरूनी बताता है, इसको पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ अभी तक एक पूछा गया है, और एक स्ट्रेंज कंट्री के बारे में जो रजाक बताता है, इसको तो पढ़ के ही जाना है क्योंकि यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। और सती बालिका को देख कर जाना है जिसके बारे में फ्रांसवा बर्नियर आपको बताता है, और एक बालिका को सती होते हुए उसने लाहौर में देखा था। ये आपका जो है सोर्स सबसे लास्ट में है, बुक के सबसे लास्ट में, और लास्ट में टाइमलाइन देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर इसके बाद हम 6ठे चैप्टर पर आएंगे, भक्ति सूफी। भक्ति सूफी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा है वह टाइमलाइन है। यहाँ टाइमलाइन से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको महान और लघु परंपरा पढ़ के जाना है, जो रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दिया गया एक वर्ड था। इसके बाद आपको तमिलनाडु के अलवार और नैनार के बारे में पढ़ के जाना है। स्त्री भक्त अंडाल और करेक्काल अम्मियार जो है, इनके विषय में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आगे देखने को मिलेगा। नलीरा दिव्य प्रबंधम तवरम, ये 2 जो है यह भक्ति साहित्य है। इन दोनों भक्ति साहित्य को पढ़ लेना, इनके लेखक को पढ़ लेना और किसके बारे में बातचीत की गई है ये पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा को अच्छे से देख लेना क्योंकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से हमको देखा गया था, ये पूछा था कि वीर शैव परंपरा कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, सिर्फ एक क्वेश्चन अभी तक आया है। तो आने वाले समय में रहेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन, पढ़ के जाना है। फिर आपको सूफीज्म को देख लेना है और इनके इम्पोर्टेंट प्रवर्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चिश्ती सिलसिला और जो प्रमुख उपदेशक होते हैं, अब भक्ति की बात करें तो कबीर को पढ़ना, गुरु नानक को पढ़ लेना है, मीराबाई को पढ़ लेना है। ये तीनों से क्वेश्चन आ रहे हैं और शंकर देव अभी तक नहीं पूछा है, शंकर देव को पढ़ लेना क्योंकि शंकर देव महत्वपूर्ण हैं, अभी तक आए नहीं हैं। आने वाले एग्जाम में आपको शंकर देव पेपर में आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे कि टाइमलाइन इसका अच्छे से, दोनों टाइमलाइन आप इसका देख लेना। और जो प्रमुख सिलसिलों का गठन हुआ
चिश्ती सिलसिला, सूरावर्दी सिलसिला, इन सब चीज़ों को एक बार आप देख लेना। आपके किताब में लिखा हुआ है सब, आपके जो बुकलेट है मालवीय एकेडमी का क्रैश कोर्स का, उसको अगर आप देखेंगे तो सारा टॉपिक आपको एकदम संक्षेप में है, इसको देख करके जाना है। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी की खोज से संबंधित क्वेश्चन है, कॉलिन मैकेंजी को पढ़ लेना। हाथी घोड़ा लोग, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। हाथी का मतलब हाथी नहीं, गजपति है, गजपति के बारे में पढ़ना है। घोड़ा का मतलब यहाँ पर अश्वपति है, आपको अश्वपति पढ़ना है। और लोग का मतलब यहाँ पर नरपति है, कई बार आया है, बार बार आया है, तो आने वाले आगे भी आएगा यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको देख करके जाना है। फिर राय नायक और सुल्तान जो है विजयनगर साम्राज्य का जो कन्फ्लिक्ट चलता है दक्कन के सुल्तान वगैरह से, इसको देख लेना है। राज्य का चरमोत्कर्ष, संगम, सुलूब, तुलूब, अराबीडू, इनके कालखंड को याद कर लेना। संगम, सुलूब, तुलूब, अराबीडू, संगम, सुलूब, तुलूब, अराबीडू, ऐसे करके, ठीक है। अमर नायक सिस्टम को याद कर लेना, जो दिल्ली सल्तनत था उसके इक्ता व्यवस्था से संबंधित था, और सैनिक जो थे वो अमर नायक सिस्टम से थे। डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो कुछ कहा है, इसको देख लेना है। महानवमी डिब्बा को देख लेना है, और विट्ठल मंदिर को देखते हुए काल रेखा के साथ इस टॉपिक को खत्म कर लेना है। इतना करके गए तो आप एग्जाम में जो एग्जाम रूपी चक्रव्यूह है उसका भेदन कर दोगे। जमींदार किसान राज्य से अभी तक कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आगे नहीं आएगा। बाबरनामा में रहट का जो उल्लेख आता है, इसको देख लेना। तंबाकू का प्रसार 1606 में पहले अकबर और उसके अभिजातों ने देखा, जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगवा दिया। दोनों फैक्ट देख लेना। जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसलों को बोलते थे, गन्ना, कपास, तिलहन वगैरह इसमें आता था, देख लेना है। जमींदार के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लेना। भू राजस्व प्रणाली जो इसमें रेवेन्यू सिस्टम है उसको देख लेना है। नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक नज़र देख लेना। अकबर के शासनकाल में भूमि का जो वर्गीकरण था, चचर, पोलज, बंजर, परौत, चारों को देख लेना। किसान के जो प्रकार थे, पाही कास्ट, खुद कास्ट, ये तो शुरू में ही आपको मिल जाएगा, इसको भी देख लेना है। मनसबदारी सिस्टम को देख लेना है, ठीक है। अबुल फजल के आईने अकबरी से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और इस टॉपिक में भी काल रेखा से क्वेश्चन अभी तक आया है। उपनिवेशवाद और देहात की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो नीलामी की एक घटना होती है जिससे इस्तमरारी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है, पढ़ के जाना, अभी तक नहीं आया है। जोतदारों के उदय को देख लेना, नहीं आया है। पांचवी रिपोर्ट पढ़ के जाना, नहीं आया है। फ्रांसिस बुकानन को देख लेना है। संथाल विद्रोह से ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, आने वाले समय में उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, थोड़ा सा ही समय लगेगा। देहात में जो विद्रोह हुआ, दक्कन दंगा, इसको भी देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं है, आए हैं आपके एग्जाम में। और लास्ट में काल रेखा, इसको देख लेना है। विद्रोही और राज्य में नेता और अनुयायी को देख लेना है, ठीक है। 1857 के दो विद्रोही शाहमल और अहमदुल्ला शाह, जिसको डंका शाह के नाम से जाना जाता है, अहमदुल्ला शाह को ये देख लेना है। और शाहमल बरौत परगना के थे जिन्होंने प्रति सरकार की स्थापना 1857 के दरमियान की, देख लेना है। अवध के विद्रोह को देख लेना है, या गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, डलहौजी बोलता है, ये सब देख लेना है। सहायक संधि देख लेना है। देश से जान जा चुकी थी, ये सब तमाम चीज़ें आप देख लेना। आजमगढ़ घोषणा पत्र देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। रक्षकों का अभिनंदन, यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित जो कुछ पेंटिंग्स वगैरह है, इसको आपको देख लेना है, जिसमें टॉम्स जॉन्स बॉर्कर का रिलीफ ऑफ लखनऊ है, ठीक है। और राष्ट्रवादी कल्पना, वही खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इसको देख लेना है। इतना को कर लिया तो काम आपका हो गया, और ये इनफ होगा आपके लिए। चैप्टर संख्या 11 को देखेंगे तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जो इम्पोर्टेंट इनके आंदोलन थे। स्वदेशी आंदोलन अभी तक नहीं आया है, देख लेना है। असहयोग से क्वेश्चंस आए हैं मिलान करने वाले में। किसान आंदोलन में चंपारण को देख लेना। रॉलेट एक्ट को देख लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा, नमक सत्याग्रह, दांडी और गोलमेज सम्मेलन वगैरह को आपको देख लेना है। काल रेखा देख लेना है, क्योंकि इसमें से सबसे क्वेश्चन आया है, बार बार आ रहा है, हर एक दिन आ रहा है,
तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको हम हटा भी नहीं सकते। और संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन, राष्ट्र की भाषा को लेकर जो विवाद हुआ वो, और काल रेखा को देख लेना, क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात होती थी वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, तो भाषा ही बचा है जहाँ से यह क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो भाषा से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और केंद्र राज्य में किसको ज़्यादा पावर दिया जाए ये भी पूछ ही दिया है। तो इन सब चीज़ों को बस देख लीजिएगा, टाइमलाइन को देख लीजिएगा। ये दोनों ऐसे टॉपिक है जहाँ से पैसेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इतने सारे टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना और हमेशा खुश रहिए, आप लोग मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।